Don't doubt yourself. If you will do, you will be stopping yourself from achieving anything. तो अगर आप डाउट करोगे, आप अपनी विल पावर को कम कर रहे हो, क्योंकि कहने वाले लोग कहते रहेंगे। आपको बस गिव अप नहीं करना और कंटिन्यूसली अपने गोल के पीछे लगे रहना जब तक वो अचीव ना हो। एक पुरानी कहावत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। मतलब ये कि अगर एक इंसान मन में कुछ करने की ठान ले तो वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है, फिर बात चाहे पहाड़ चढ़ने की ही क्यों ना हो। हालांकि पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आत्मविश्वास के साथ इसे चढ़ते हैं और ये साबित करते हैं कि दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। आज हमारे साथ मौजूद माउंटेनियर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह करके ये बता दिया कि मंजिल उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। सो लेट्स वेलकम रक्षा मंत्री अवॉर्डेड, उत्तराखंड के सर्वोच्च तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित अ गर्ल हु सक्सेसफुली सबमिटेड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 21, मिसेस नूतन का। नूतन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, और बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू। हमारे पास पूछने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन शुरू में यहीं से करना चाहूँगी, पहाड़ों का सफ़र आपके लिए कैसा रहा है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक 8,848, इट्स समथिंग लाइक 29,000 फीट। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? इस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो ये बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि आप लाइफ में विथ पासेज ऑफ टाइम आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से भी नहीं मिलती है। वो एक्सपीरियंस मुझे एवरेस्ट ने दिया। पहाड़ों के बीच में रहकर, नेचर के पास रहकर जो भी हम सीखते हैं वो सबसे अव्वल दर्जे का होता है, एक्सीलेंट होता है। क्यों? क्योंकि नेचर हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है, जैसे कि हमें कम रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा फाइन काम और सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। हमने सुना है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। कैसा जज्बा था आपका, वो जुनून कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट बहुत कम होता है ऐसा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबमिट कर ले। इसमें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और थैंकफुल हूँ गॉड के, फैमिली और एनसीसी का, क्योंकि ये जो एवरेस्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई थी वो एक्चुअली एनसीसी नहीं दी थी। मैंने एनसीसी में एनरोल किया था जब मैं ग्रेजुएशन में थी, और एनसीसी ने ही फर्स्ट टाइम गर्ल्स एवरेस्ट एनसीसी एक्सपीडिशन जो एवरेस्ट के लिए गया था 2016 में, उसका सिलेक्शन होना था। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, ये मुझे एनसीसी नहीं दिया, तो मैं थैंकफुल उसकी रहूँगी। और ये जज्बा की जो आप बात करें वो उस टाइम बहुत ज़्यादा था कि अगर हमें फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको हमें ग्रैब कैसे करना है और ये प्रूफ कैसे करना है कि नहीं, अगर गर्ल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली है और फर्स्ट टाइम का ट्रायल है तो ये हमें प्रूफ करना है कि नहीं, कि हाँ गर्ल्स भी यहाँ पे बहुत अव्वल दर्जे की हैं और इनको बार बार मौका मिलना चाहिए ताकि ये अपने टैलेंट को शोकेस कर सके इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। इस जर्नी के चैलेंजेस आपके सामने क्या क्या रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके सामने क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और चैलेंजेस कैसे रहे जब आपने माउंट सबमिट किया? आप जैसे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लाइफ का बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि शुरुआती दौर में मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, सीएस कर रही थी। दैन ग्रेजुएशन में हमें पता चला कि एनसीसी में एनरोल कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। मैंने एनसीसी में अपना एनरोलमेंट किया एंड देन आई गॉट टू नो कि वॉलंटियर सिलेक्शन हो रहे हैं फॉर द एवरेस्ट। तो मैंने अपना वॉलंटियरली अपना नाम दे दिया एंड देन धीरे धीरे लेवल अप होता रहा। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम मैं राजस्थान के बीकानेर जगह में थी, जो कि बहुत गर्म जगह है, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है। और ऑल ऑफ सडन मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई माइनस के टेम्परेचर, -15 to 16 डिग्री, जो है सिक्किम दार्जिलिंग में। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि एकदम से आप अगर गर्म इलाके की हो, जो कि मैंने सर्दियाँ देखी नहीं थी, पापा आर्मी में थे, तो उससे मुझे सिर्फ गर्म इलाकों में रहने की आदत थी। एंड ऑल ऑफ सडन मैं
ठंडे इलाके में चली गई, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता थी एग्जैक्टली माइनस में टेम्परेचर कैसा होता है, हमें कैसे रहना पड़ता है। तो वो टाइम मेरे लिए, वो जो दौर मेरे लिए था वो बहुत टफ था, क्योंकि अपनी बॉडी को उस तरीके से ढालना और उसमें काम करना वो ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड देन एक वाक़या मुझे याद आता है कि जब मैं एवरेस्ट की तरफ जा रही थी, एक जगह पड़ती है नामचे बाज़ार, तो वहाँ जब मैं जा रही थी तो पहले मेरी बॉडी बहुत हेल्दी थी, ठीक थी, लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँची, हमने बारिश हुई, हमने पोंचो वगैरह लगाया, ऑल ऑफ सडन बैड वेदर के कारण या बॉडी साथ नहीं दे रही थी उस टाइम, मुझे डिसेंट्री और फीवर में बहुत ज़्यादा बेकार, फिज़िकली बहुत बेकार फील करने लगी थी। तो वो तो उस दिन से लेकर 3 दिन बाद तक मेरी हालत चलने के लायक नहीं थी, क्योंकि अगर आपको डिसेंट्री हो रही है और आपको वॉक भी करना है विद योर लोड, क्योंकि आप एक्सपीडिशन में जा रहे हो तो आपको अपना जो लोड है वो भी कैरी करना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ऐसा भी था कि अब मैं गिव अप नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर एक बार इस टाइम पे गिव अप कर लिया तो इट मीन्स पूरा एक्सपीडिशन जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था वो भी गिव अप हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि स्टार्टिंग में ही गिव अप हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ये एटमॉस्फेयर बॉडी एक्लिमेटाइजेशन के लिए उसकी बात करी आपने, तो यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे हम उस हाइट पे होते हैं तो ऐसा होता है कि उस चीज़ का हमारे ब्रेन पे भी असर पड़ता है थोड़ा, डिसीजन, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक चीज़ आ जाती है कि आपको वो करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बात कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जब आप एक्सट्रीम वेदर में होते हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा या अंडर प्रॉब्लम होते हैं और अपोजिट सर्कमस्टेंसेस में होते हो, तो आपका जो ट्रू सेल्फ है वो निकल के आता है। ठीक है, आप नॉर्मल कंफर्ट जोन में रहते हो तो आप एक बार के लिए शोकेस कर सकते हो कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ये वैसा है, लेकिन अगर आप अंडर एक्सट्रीम कंडीशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो या कुछ किसी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि नहीं, आपका जो ब्रेन है आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपके ब्रेन ने, या आप एक्सट्रीम कंडीशन में हो और आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को ओवर पावर कर लिया, इट मीन्स यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, तब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी और आपका ब्रेन जैसे आपको कहेगा कि अगर आप थक गए हो, आपके ब्रेन ने बोला आप थक गए हो, तो आप मान लोगे कि आप थक गए हो, जबकि आपकी विल पावर आई गेस आपकी जो ब्रेन है उससे ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। तो आई गेस करती है, ये सिचुएशंस आती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें। कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा, मतलब आपने नहीं, आपके टीममेट्स में आपको लगा हो कि हाँ ये तो मतलब ब्रेन इनका थोड़ा जवाब दे रहा है, ऐसा कभी हुआ? हमारी जो ब्रेन की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एक इंसिडेंट बताया था कि मैं बीमार हो गई थी और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी दी थी, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई थी, और बात यहाँ तक आ गई थी कि अगर ऑल्टीट्यूड पे आप हाइट गेन करते हो, अगर आप बीमार हो और हाइट गेन करते हो, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आप ठीक हो जाते हो, आप और ज़्यादा बीमार होते हो, और ये आपकी टीम के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर टीम का एक मेंबर बीमार पड़ जाता है तो पूरी टीम पीछे फुट बैक जो स्टेप बैक होता है उसमें आ जाता है। लेकिन वो एक विल पावर होती है कि मैंने भी उस टाइम मना किया अपने दिमाग को कि नहीं यू आर वेल और हो जाएगा, अगर क्योंकि अगर दिमाग उस टाइम मैं बोल देती कि नहीं स्टेप डाउन कर ले, रुक जा फॉर द शेक ऑफ द टीम, या फिर मैं ये बोल देती कि नहीं अपने लिए रुक जा, तो मेरे लिए द एंड हो जाता। लेकिन वही है ना कि अगर आप अपने ब्रेन को समझा देते हो एक टाइम पे, तो वो आपके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जो सबकी लाइफ में आता है, चाहे वो कोई भी और किसी भी स्टेज में हो, कि अगर आप एक स्टेप आगे ले लेते हो तो आप लाइफ में गोल अचीव कर लोगे। लेकिन अगर एक टर्निंग पॉइंट पे आपने रुक गए और ये सोचा कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है और शॉर्ट बैक कर लिया, तो आप वहीं रहोगे या उससे पीछे चले जाओगे जहाँ पे आप रहते हो। इस पूरे प्रोसेस के बारे में आप हमें एक बार बताइए, जैसे जो लोग या यूथ माउंटेनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप तो एनसीसी से हैं, हाँ, जो माउंटेनियर बनना चाहते हैं और वो इसकी थोड़ी समझ नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिसिंग होती है, और फिर आप फाइनल जर्नी पे जाते हैं? और बजट का भी थोड़ा बताइए, क्योंकि इसमें बजट का क्या? ओके,
तो अगर आप एनसीसी के थ्रू जाते तो एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्लेट में चीज़ें सजा के देता है। तो अगर आप एनसीसी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको अपने हार्डवर्क के अलावा और विल पावर के अलावा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीसी और जो गवर्नमेंट है वो कराता है। लेकिन अगर आप पर्सनली जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट है और आपको माउंटेनियर बनना है, तो आपको सबसे पहले बेसिक कोर्स करने पड़ेंगे। बेसिक कोर्स हो गए, एडवांस कोर्स हो गए, और इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में, जैसे HMI दार्जिलिंग में है, और यहाँ उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में, उसमें निम है, जम्मू में जिम है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, हिमाचल में भी है एक। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के, जिसमें बच्चे और जो भी इंटरेस्टेड हैं वॉलंटियर कर सकते हैं और अपना जो बेसिक कोर्स है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग अगर और ज़्यादा प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कुछ पीक सबमिट करना चाहते हैं, ये सिर्फ ट्रैक के लिए हम पॉसिबल कर सकते हैं बेसिक कोर्स। उसके बाद अगर किसी को और ज़्यादा माउंटेनियरिंग में प्रोफेशनली करना है तो उनको एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करना पड़ता है। एंड देन उनको दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अपना नेम एनरोल करना पड़ता है या लिखवाना पड़ता है, एडमिशन जिसको बोलते हैं वो करवाना पड़ता है। एंड साथ ही साथ उनको उनके साथ टीम अप भी करना पड़ेगा जो भी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए जा रहे होंगे, ताकि उनको टाइम टू टाइम एक जो एक्सपीडिशन है और माउंटेन है वो करते रहें, ताकि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो भी बनी रहे, और उनकी जो एक लेवल अप होता है, चाहे वो 5000 मीटर, अगर आपने एक बार 5000 कर लिया, उसके बाद 6000 मीटर पीक कर लो, 7000 मीटर पीक कर लो, ऐसे करके ये जर्नी चलती रहती है। और अगर आपके पास इतना बजट है, बजट इसका 25-30-35 लाख तक होता है एवरेज का। अगर आपके पास उतना बजट बन गया है तो आप नॉर्मली गवर्नमेंट से अप्रूवल या फिर एक होता है ना कि परमिशन ले सकते हो। यस, परमिशन ले सकते हो कि अब हमें ये करना है, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको परमिशन मिलती है तो यू कैन गो फॉर द एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ही नहीं है, सबसे खतरनाक चोटियों में से भी एक है। एक फैमिली का कंसर्न रहता है ऐसी जगह पे भेजने के लिए, क्योंकि एक डर रहता है अपने को लेके। आपने जब ये करने की ठानी थी, फैमिली का क्या रिएक्शन था? इसमें मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रही हूँ, क्योंकि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी से है। जो मेरे फादर हैं वो आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। जो मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत बार बोलते हैं कि अरे नहीं ये एवरेस्ट, शायद उस टाइम तक तो नाम भी नहीं सुना होगा। बहुतों ने तो ये भी बोला कि बस ये पहाड़ है, पहाड़ चढ़ रहे हैं। जब किसी को पता चला, किसी ने ये भी बोला कि एक ही बेटी है, कहाँ भेज रहे हो ऐसे इतने दूर दूर। तो ये कंसर्निंग लोग बोलने वाले बहुत बोलते रहते हैं। लेकिन एक होता है ना कि फैमिली को जब आपके ऊपर भरोसा होता है, या फैमिली खुद इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको अपने बच्चे पर भरोसा होता है कि नहीं ये जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक करेगी अच्छा करेगी। डर सबके मन में रहता है कि हर पेरेंट्स के मन में ये डर रहता है कि बच्चा सेफली साउंडली वापस आ जाए। लेकिन वही है कि पेरेंट्स अगर उस डर को ओवर पावर कर ले तो बच्चे को वो छूट दे देते कि नहीं जाओ बेटा करो। तो शायद मेरी फैमिली ने यही एक विल पावर अपनी और डिटर्मिनेशन शो की है, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने कि मैं एवरेस्ट सबमिट करके आ गई। तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अब काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, तो अब कैसा लगता है? ये मेरी लाइफ का अभी तक का बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट कहूँगी मैं इसको, क्योंकि इंटरनेशनली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और फ्लैग होस्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोगों के लाइफ में ये चांस आता है कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, वो भी ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होकर एनसीसी से जाके, और वो भी छोटी एज में। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं ये चीज़ें बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने आप में कुछ अचीव नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ जो सुनने वाले हैं वो भी इस चीज़ से इंस्पायर हो कि कुछ और अचीव करेंगे। क्योंकि शायद मेरे जीवन में एवरेज सबसे ज़्यादा बड़ा है, दूसरों के जीवन का एवरेज, दूसरों के लाइफ का एवरेज वो अलग हो सकते हैं। तो अगर कोई भी अपनी लाइफ का एक गोल, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अगर अचीव करता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि मेरे कारण वो बच्चे या जो मुझे सुन रहे हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं बच्चों को इंस्पायर करने के लिए खास मैसेज आपका क्या होगा? मैं यही बोलूँगी कि डोंट डाउट योरसेल्फ। इफ़ यू विल डू, यू विल बी स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्योंकि आप अगर सेल्फ डाउट करते हो, दुनिया डाउट करे तो चलेगा, अगर आप सेल्फ डाउट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो आप खुद पे डाउट ना करें, और जो भी हो, जहाँ तक भी आपकी विल पावर जाती है, गिव अप ना करें और कंटिन्यूसली करते रहें। तो ये मेरा मैसेज है यूथ के लिए। तो
तो ये थी हमारे साथ मिसेस नूतन, जिन्होंने अपनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी आपके साथ शेयर की। जाहिर सी बात है जर्नी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नूतन आपका, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद।